नमस्कार। यूजीसी ने नए कायदे कानून बना दिए, पूरे देश में बवाल हो गया, पूरे देश में। यूजीसी मौन साध गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसके अधीन यूजीसी काम करती है वो भी मौन मुद्रा में। और आक्रोश सड़क पर। विश्वविद्यालय महाविद्यालय युद्ध भूमि में तब्दील हो जाएं, इसकी आशंका सर चढ़कर बोल रही है। एक बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा हो रहा है। बीएनएस आपने नाम सुना होगा, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता। ये अंग्रेजों के समय के कानूनों को बदलकर मोदी सरकार ने एक नई व्यवस्था भारत के न्यायिक क्षेत्र के लिए की। उस बीएनएस में एक प्रावधान है कि अगर शिकायत झूठी पाई गई, एक तो शिकायत एफिडेविट पर देनी होगी, और एफिडेविट पर शिकायत करने के बाद अगर शिकायत झूठी पाई गई तो झूठी शिकायत करने वाले झुट्टे को 7 साल की सजा होगी। कितनी? 7 साल की। झूठी शिकायत करने वाले को, झूठा शपथ पत्र देने वाले को, झूठी जांच करने वाले को, सबको सजा का प्रावधान है। शासन को भी झूठी शिकायत करी आपने, लोक सेवक को झूठी सूचना दी तो भी सजा का प्रावधान है। ये बीएनएस के प्रावधान है। लेकिन यूजीसी के कायदे कानून में, जो नए कायदे कानून है, उनमें ये प्रावधान नहीं था। क्या यूजीसी भारतीय न्याय संहिता से ऊपर हो गई? क्या यूजीसी में कायदे कानून बनाने वाले भारतीय न्याय संहिता से ऊपर हैं, जिसको भारत की संप्रभु संसद ने पारित किया है, जिस भारतीय न्याय संहिता पर भारत की संसद की स्वीकृति की मोहर लगी है, राष्ट्रपति की स्वीकृति की मोहर लगी है? अगर उसमें प्रावधान है झूठी शिकायत करने वालों को दंड देने का, तो इसमें क्यों नहीं? अगर इतनी सी ही बात हो जाती कि झूठे शिकायत करने वालों को दंड मिलेगा, उनके घर की कुर्की होगी, उनको जेल भेजा जाएगा, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, तो शायद इतना आक्रोश नहीं होता। और केवल यूजीसी ही क्यों, मैं तो कह रहा हूं देश में जितने कानून हैं जिनके दुरुपयोग की शिकायतें आती हैं, उन सब में अगर आप चाहते हैं कि एकदम शोषण रुक जाए, छद्म रुक जाए, तो इतना कर दीजिए कि शिकायत झूठी पाई गई तो शिकायतकर्ता जेल जाएगा, अपनी संपत्ति से हाथ गंवाएगा। उसका नार्को टेस्ट कराइए, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराइए। झूठ को प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए कि आप झूठी शिकायत करके भी पान खाते हुए, उंगली में चूना लगाते हुए और टहलते रहें, यह संभव नहीं होना चाहिए। ये बहुत बर्बर किस्म का अन्याय है समाज में कि झूठी शिकायत करने वाले भी आनंद लें और जो झूठी शिकायत से प्रताड़ित हो उसका जीवन का अंत हो। मैं हजारों उदाहरण ऐसे दे दूं विभिन्न कानूनों के, जिनमें झूठी शिकायतों में लोग जेल भेज दिए गए और उनका जीवन समाप्त हो गया, उनके परिवार बिखर गए, सब कुछ भस्मीभूत हो गया, ध्वस्तीभूत हो गया, सिर्फ एक झूठी शिकायत। कौन किसकी सुने, कौन किसकी पीड़ा बांचे? और एक विषय और भी है, सुनने में आ रहा है कि यूजीसी 1-2 दिन के भीतर कुछ विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर सकती है इस अपने नए कायदे कानून पर। लेकिन एक बात बताऊं, 2012 में यूजीसी में जो दिशा निर्देश थे, पता नहीं कितने लोगों को स्मरण है कि नहीं, लेकिन जानना चाहिए, उन दिशा निर्देशों में एससी और एसटी का ही उल्लेख था कि इनके साथ भेदभाव ना हो, केवल एससी एसटी। उसमें ओबीसी को नहीं जोड़ा गया था। कोई संघर्ष नहीं हुआ था। फिर इस बार उसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया गया। संघर्ष इसलिए भी बढ़ा, अब इस लड़ाई को ओबीसी बनाम सवर्ण बताने की कोशिश हो रही। एक भाजपा के एक बड़े नेता का के हवाले से एक बात
सोशल मीडिया पर चली है कि 80 करोड़ ओबीसी हमारे साथ है। मसला ये नहीं, 150 करोड़ लोग आपके साथ होने चाहिए, 80 और बाकी का क्या हिसाब जोड़ रहे हैं? 80 करोड़ ओबीसी, फिर बाकी के 70 करोड़ कौन है? उनको साथ नहीं रखना क्या हमको? क्या देश ऐसे चलाना चाहते हैं? नहीं, 80 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ का खेल नहीं। देश 49-51 की भाव से नहीं चल सकता। खुद मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये तो नहीं कहा 80 करोड़ का साथ, 80 करोड़ का विश्वास, 80 करोड़ का विकास, नहीं ना। फिर ऐसी बातें क्यों कही जा रही है तनाव पैदा करने के लिए? जो आक्रोश जता रहे हैं वो भी भारत माता की संतान है। जो इस यूजीसी के इस नए कायदे कानून के खिलाफ सड़क पर हैं वो भारत माता की संतान है। वो भी, उनका भी अधिकार है अपनी बात कहने का, पूरी दृढ़ता से कहने का, साहस के साथ कहने का, आक्रोश की अभिव्यक्ति करने का। उस पर अंकुश नहीं लग सकता। और एक चीज और समझने की है हमको कि जो कमेटियां बनेंगी समता स्थापित, तथा कथित समता स्थापित करने के लिए यूजीसी के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक, उन समितियों में जो सवर्ण वर्ग है उनके प्रतिनिधियों की अनिवार्य उपस्थिति अनिवार्य क्यों नहीं की गई? बाकी सबकी उपस्थिति अनिवार्य की गई है कि इनका प्रतिनिधित्व भी होगा, इनका प्रतिनिधित्व भी होगा, इनका प्रतिनिधित्व भी होगा। क्यों उनका भी कर देते? क्या जा रहा था? और एक चीज और भी देखिए, 2012 में जब ये नियम कायदे लागू थे तो ये सलाह के रूप में लागू थे, एडवाइजरी नेचर के थे ये डायरेक्टिव्स। इस बार आपने दंडात्मक स्वभाव कर दिया। अब ये एडवाइजरी रोल नहीं रहा इनका, अब ये एक्ट की तरह काम कर रहे हैं दिशा निर्देश। ऐसा ही करिए, नहीं करेंगे तो दोषी छात्र के साथ साथ दोषी संस्थान की मान्यता भी रद्द कर देंगे यूजीसी वाले। यानी केवल छात्र ही नहीं जाएगा, कॉलेज भी जाएगा। सोचिए, इतना कठिन दंड, बाबा रे बाबा। कॉलेज ही जाए, विश्वविद्यालय ही जाए, इतना कठिन दंड। और फिर झूठी शिकायत करे, लॉलीपॉप खाए और मौज ले। गजब बात है। ऐसा न्याय तो कभी देखा सुना नहीं गया। और एक विषय और उठता है इसी, प्रवेश में आरक्षण है, ठीक बात है, नौकरियों में आरक्षण है, ठीक बात है, लेकिन शिक्षण की अवधि में तो दया करिए प्रभु। वहां तो जाति के खांचे मत खड़े करिए। मैं फिर कह रहा हूं, शिक्षण संस्थानों को शक्ति आजमाइश के अखाड़ों में तब्दील मत करिए। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को अखाड़ों में नहीं बदला जाना चाहिए। दुनिया में कहीं देख लीजिए, किसी मुल्क में ऐसा है क्या? नहीं। जाति के आधार पर फैसले होंगे क्या? जाति के आधार पर प्रताड़ना तय होगी क्या? और कुछ लोग वाजिब सवाल पूछ रहे हैं कि ब्राह्मणों जेएनयू छोड़ो, इसको क्या कहेंगे? ये भेदभाव है कि नहीं? ये जातीय उत्पीड़न है कि नहीं? ये नस्लीय उत्पीड़न है कि नहीं? और अगर है तो इसको किस कानून के तहत यूजीसी कवर करेगा? ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यूजीसी के स्पष्टीकरण भर से बात नहीं बनेगी। सरकार को इसमें बड़े मन से आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। जिन प्रावधानों को लेकर नौजवान सड़क पर हैं, उन प्रावधानों को हटाना होगा, या फिर इस पूरे कानून को वापस लेना होगा, ठीक वैसे ही जैसे कृषि कानूनों को वापस लिया गया था एक बड़े संघर्ष के बाद। लेकिन ये कानून यूजीसी के यथारूप इस देश को स्वीकार नहीं होंगे, ये बात तय है।